गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का सोबित अग्रवाल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सभी लाइव आए। थोड़ा सा लेट रहा है क्लास, कुछ मिनट के लिए सॉरी। प्रियंका जी, अर्चना जी, उमा जी, नीरज जी, सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। चलिए अपना सेशन इससे आगे बढ़ाएं। जैसे वीडियो आप इस भी स्क्रीन पर देख सकते हैं, देख पा भी रहे होंगे आप स्क्रीन पर। टॉपिक क्या है हमारा? जॉन मिल्टन हमारे सभी के सिलेबस में है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है काफ़ी। जी वेरी गुड इवनिंग। और तो आप स्क्रीन पर जैसे देख पा रहे हैं, टॉपिक का नाम क्या है? जॉन मिल्टन के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, लाइंस और क्रिटिकल कमेंट्स यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। कुछ वेरियस हिस्ट्री बुक से जो रेफरेंसेस हैं वो लिए हुए हैं। लगभग 1 आवर की क्लास होगी और इसमें जॉन मिल्टन से रिलेटेड काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछी जाएंगी। आप सभी लाइव आ जाएं। जैसे आप सभी को पता है 22 जुलाई से एक बैच स्टार्ट हुआ है टीजीटी पीजीटी का, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, ये नहीं कि 22 जुलाई से लास्ट डेट थी। हाँ, लेकिन एग्जाम अब कुछ दिनों में मैं इसकी फीस अपनी इंक्रीज कर दूंगा, तो जल्दी से आप सभी ज्वाइन कीजिए बैच। मंडे को क्लास भी होगी। वेरी गुड इवनिंग। इंग्लिश लिटिल ओशियन, तो ज्वाइन कीजिए इसे जरूर। सारी डिटेल मैंने प्रीवियस वीडियोस में कुछ बताई हुई हैं आपको, और साथ ही मेरा इंट्रो भी आपके सामने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक। टॉपिक का नाम क्या है? जॉन मिल्टन के कुछ फैक्ट्स, लाइंस, क्रिटिकल कमेंट्स, ये सभी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट आपसे पूछा जाएगा, चलिए एक्सपेक्ट करेंगे कि आप सभी अच्छे से आंसर्स देंगे। आपको बताना है ये जॉन मिल्टन की एज से रिलेटेड भी कुछ पूछा जाएगा, ये नहीं कि जॉन मिल्टन टोटल सिर्फ जॉन मिल्टन से ही हम पूछेंगे। आपको बताना है ऑथोराइज वर्जन ऑफ बाइबल कब आया था? ऑथराइज वर्जन ऑफ बाइबल ये कब आया था, ये भी बताना है आपको। सेकंड पॉइंट, देखिए चार्ल्स जो है ना, चार्ल्स के बारे में हम सभी को पता है। चार्ल्स ने ग्रांट किया था पिटिशन, पिटिशन ऑफ राइट, पिटिशन ऑफ राइट। इसका भी बताना टाइम कि ये कब की बात है। जी हाँ, ऑथराइज वर्जन ऑफ बाइबल 1611 करेक्ट आंसर है आपका। एडोरेबल आरधी नीरज जी ने भी सही आंसर दिया है। चलिए, चार्ल्स ने पिटिशन ऑफ राइट एक ग्रांट की थी, ये कब की बात है? करेक्ट आंसर है 1628। और चार्ल्स ने कब पार्लियामेंट को डिसोल्व किया था? देखिए, हमें किसी भी राइटर के बारे में हम किसी भी राइटर के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसकी इससे रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट्स हमें पता होना चाहिए।
तो चार्ल्स ने पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया था। ठीक है, ये भी पॉइंट याद करना है आपको। पार्लियामेंट को कब डिसॉल्व किया था चार्ल्स ने, समय बताना है इसका। और चार्ल्स ने जो डिसॉल्व किया था ना पार्लियामेंट, याद रखना इस पॉइंट को भी, 1629 में किया था, जब मिल्टन ने अपना फेमस वर्क लिखा था। सबसे बड़ा जो उनका फेमस वर्क था, ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी ओड जो था, जिसे बोला जाता है, 1629 में आया था। सबसे बड़ा इनका प्रेज वर्दी जो वर्क था इनका। 1628 द करेक्ट आंसर। और फोर्थ क्वेश्चन है, अजीत जी वेरी गुड इवनिंग। एपिटाफियम, एक ओड आया था ना, डिमोनिस, ये एक, सॉरी ये एलिजी थी, ये एक एलिजी थी। इसमें कितनी लाइंस थी ये बताना है, और किसकी डेथ पर ये लिखी थी। तो ये जो करेक्ट आंसर है, इसमें लाइन थी 219, 219 इनमें लाइंस थी। और इन्होंने, इनका एक फ्रेंड था, इटालियन फ्रेंड थे, जो कि एक फिजिशियन थे बाय प्रोफेशन। और ये एक जो भाषा थी ना इसकी, लैटिन लैंग्वेज थी। ये काफी अच्छे, एक तरीके से आप बोल सकते हैं पॉलीग्लॉट थे, कि ये कई सारी लैंग्वेज में अच्छे से एफिशिएंट थे, काफी लैंग्वेजेस ये जानते थे। तो इन्हें लैटिन भाषा में ये लिखा था एलिजी अपने फ्रेंड की डेथ पर, जो कि इटालियन फ्रेंड थे, और नाम था उनका डेओडेटी। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चंस वही आपसे पूछे जाएंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड होंगे। आर्क बिशप, आर्क बिशप जो लॉर्ड थे, जो डायरेक्ट ओपोनेंट थे किनके, प्यूरिटन के, उन्हें इम्पीच्ड होता है, महाभियोग लगाना, एंड इम्प्रिजन। इम्प्रिजन कब किया गया? जी उमा जी, आपने सही आंसर दिया है, 1640 द करेक्ट आंसर। 1640 में एलिजी लिखी थी। एक बैटल हुई थी, उस बैटल का नाम बता रहा हूं मैं आपको, आपको बताना ये कब हुई थी। बैटल ऑफ नेस्बाय, इन विच ईयर? तो आर्क बिशप के बारे में अगर हम बात करें, आर्क बिशप ये 1641 की बात है, 1641 की, और बैटल ऑफ नेस्बाय। और इस बैटल के कारण ही क्या हुआ था ना, प्यूरिटन्स जो थे वो पावर में आए थे, और मैरी पावल जो थी इनकी पत्नी, जो इन्हें छोड़कर चली गई थी, इनके पास वापस आ गई थी। क्योंकि इस बैटल में क्या हुआ था ना, विक्ट्री हुई थी क्रोमवेल की और उनकी न्यू मॉडल आर्मी की। ठीक है, ये 1645 द करेक्ट आंसर।
जॉन मिल्टन, इनके फादर का नाम भी जॉन मिल्टन था, बस सीनियर लिख सकते हैं हम यहाँ पर। जॉन मिल्टन सीनियर जो इनके फादर थे वो कब मरे थे? वो कब मरे थे इसका भी आंसर देना है आपको। 1645। उमा जी ने सही आंसर दिया है, जी हाँ। जॉन मिल्टन सीनियर कब उनकी डेथ हुई थी? उनकी डेथ हुई थी 1647 में। मिल्टन का एक वर्क था जिसका नाम था प्रो पॉपुलो एंग्लिकैनो डिफेंसियो, ये इनका एक वर्क था। ये कब आया? इन विच ईयर? जी 1647, सभी ने आंसर सही दिया है। प्रो पॉपुलो एंग्लिकैनो और डिफेंसियो ये कब आया था, किस साल आया था? और ये आया था 1651 में। ये भी आपको बताना है। डिफेंसियो स्कैंडियो इन विच ईयर? करेक्ट आंसर है 9, जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 1654 द करेक्ट आंसर। पैराडाइज लोस्ट के बारे में बात करेंगे। पैराडाइज लोस्ट के बारे में सभी को पता है, जो उसका फर्स्ट एडिशन था 1667 में, 1667 में आया था। लेकिन अब आप यहाँ पर बताना है सेकंड एडिशन। ऑफ पैराडाइज लोस्ट ये कब आया था और इसमें कितनी बुक थी? इस वाले पब्लिकेशन में कितनी बुक थी? और फिर आपको बताना है इसी में थर्ड एडिशन कब आया था। जी 1654, 1654 आपने आंसर दिया, नहीं 1644 दिया आपने आंसर। नहीं जी, 1654 करेक्ट आंसर है। तो सेकंड एडिशन जो आया था, ये भी याद रखना है आपको, 1674 में आया था और इसमें जो बुक्स थी 12 थी। ठीक है, 12 बुक्स थी इनमें। और थर्ड एडिशन जो आया था 1678 में आया था। मिल्टन किस बीमारी के कारण मरे थे? डायड ऑफ विच डिजीज? किस बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हुई थी?
जी अंजलि जी, सही आंसर है। ये किस बीमारी के कारण इनकी मृत्यु हुई थी? कोई नहीं है प्रियंका जी, कोई नहीं कोई नहीं, हम विश करते हैं कि मैं गेट वेल सून, कि वो जल्दी सही हो, जल्दी सही होंगे। ठीक है, तो आप कोई नहीं, बाद में भी आप कुछ आपका छूट गया तो उसे आप बाद में देख सकते हैं। आप किस बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हुई थी? गाउट, ये बीमारी थी। चलिए 11 हो गए हैं हमारे, 12 पर चलते हैं। स्टाइल के बारे में बात करेंगे। मिल्टन की एज में एक बहुत ही फेमस स्टाइल था और एग्जाम में क्वेश्चन भी आ चुका है। कौन सा फेमस स्टाइल था? हमें पता है मिल्टन ने ग्रैंड स्टाइल को यूज किया है, लेकिन एक और स्टाइल था जो मिल्टन की एज में हमें मिलता है और उसका नाम था बैरोक। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है एक बार एग्जाम में कि बैरोक दिया हुआ था कि ये क्या चीज है, ये एक स्टाइल है या ड्रामा है या पोएट्री, क्या चीज है? जी हाँ, 12 बुक ही तो थी, ये तो सभी को पता है इस बारे में। तो याद रखना है इस बात को आपको। ग्रैंड स्टाइल उनका फेमस था, लेकिन मिल्टन की जो एज में जो फेमस स्टाइल जो माना जाता है वो बैरोक स्टाइल काफी यूज किया गया। अब कौन सी एज को गोल्डन एज कहा गया है? गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश पल्पिट, ये आपको बताना है कि गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश पल्पिट कौन सी एज थी। रश्मि अग्रवाल जी, जी नहीं, आज फर्स्ट क्लास नहीं है, ये तो प्रीवियस जो बैच है उससे रिलेटेड क्लासेस चल रही है। फर्स्ट क्लास तो कल से स्टार्ट होगी। जी हाँ, बर्क स्टाइल, गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश पल्पिट, ये कौन सी एज बोली जाती है? और एज ऑफ मिल्टन जो है ना, जो एज ऑफ मिल्टन है 1625 से लेकर 60 तक का जो पीरियड है, जो एज ऑफ मिल्टन जो बोला गया है, ठीक है, यही एज जो है इसे गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश पल्पिट जो है वो बोला गया है। अब आपको बताना है मिल्टन का, हमें पता है कि ये मिल्टन का प्यूरिटनिज्म किस से आया था? ये किस चीज से आया था? ये मैं ऑप्शंस दे रहा हूं आपको दो। ये रिफॉर्मेशन से आया था या फिर रेनेसां से आया था? जी हाँ, और मिल्टन का जो हेलेनिज्म था वो किससे आया था? वो किससे आया था? वो रिफॉर्मेशन से आया था या रेनेसां से आया था? ये दोनों थोड़ा अलग तरीके क्वेश्चन है। मिल्टन प्यूरिटन थे, हमें पता है। मिल्टन के वर्क में हमें हेलेन की स्पिरिट भी मिलती है, ठीक है, ग्रीक स्पिरिट भी मिलती है हमें, ग्रीक मैथोलॉजी भी इन्होंने यूज की हुई है। और आपको बताना है कि जो प्यूरिटनिज्म थी जो मिल्टन की, वो रिफॉर्मेशन के कारण थी या रेनेसां के कारण थी, या जो हेलेनिड स्पिरिट थी जो उनकी स्पिरिट थी वो रिफॉर्मेशन या रेनेसां किसके कारण थी? तो फर्स्ट जो 14 है उसका करेक्ट आंसर है रिफॉर्मेशन।
ठीक है, मिल्टन का जो प्यूरिटनिज्म था वो रिफॉर्मेशन के रीजन था उसके पीछे, और जो हेलेनिक स्पिरिट थी जो उनकी, हेलेनिज्म जो कि हमें जॉन कीट्स में भी मिलता है, ग्रीक मैथोलॉजी से रिलेटेड, ग्रीक कल्चर से रिलेटेड चीजें जो उन्होंने बताई हुई हैं, ब्यूटी से रिलेटेड जो चीजें बताई हुई हैं, वो जो हमें मिलता है वो मिलता है रेनेसां से। तो इसका जो है ये बी करेक्ट है। एग्जाम में किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है मोल्ड होके, तो आपको घबराने की बात नहीं है बिल्कुल भी। चलिए 16 पॉइंट, ये लाइन बतानी है किस वर्क से ली गई है। एज एवर, ये मैं एक्सप्लेन भी कर चुका हूं पोएम, माई ग्रेट टास्क मास्टर्स आई, ये लाइन है, ये लाइंस कहां से ली गई हैं? और ये भी बताना है ये लाइन कहां से ली गई है। द होली स्पिरिट, रिटन इन द हार्ट ऑफ बिलीवर्स, ये लाइन भी बतानी है कहां से ली गई है ये लाइनें। और फिर 18, मिल्टन के किस वर्क में, मिल्टन के किस वर्क में हमें मिलती है काफी नॉलेज, वास्ट नॉलेज ऑफ पैगन मिथ एंड क्लासिकल। इस वर्क के बारे में लेगोइस ने एक कमेंट दिया था, मिल्टन वाज ऑलरेडी डेडिकेटिंग हिज हाईएस्ट आर्ट टू द सर्विस ऑफ हिज रिलीजन। 16, 7 बजे ही क्लास की टाइमिंग होगी, मैं लिंक भेज दूंगा। इन्होंने एक वर्क लिखा था, हाउ सून द टाइम हैथ कम, या उसे ऐसे ही बोला जाता है कि अराइविंग एट द एज ऑफ 23। ये एक सोनेट था जो उन्होंने लिखा था, उस वर्क से लिया गया है, हाउ सून टाइम हैथ कम। ठीक है, और ये 17 जो है इन्होंने एक लिखा था, एक वर्क ऑफ ट्रू रिलीजन। और जो लास्ट वाला जो पॉइंट है 18, यहाँ पर जो हमें ये नॉलेज मिलती है सबसे ज्यादा इन्होंने इस तरीके से जो दिखाया है वो था इनका नेटिविटी ऑर्ड। सभी ने नाम सुना है? ठीक है, ये क्वेश्चंस थे 16, 17, 18, अच्छे क्वेश्चंस थे। ये बहुत ही अच्छी लाइन है, स्पोर्ट। ये लाइन बतानी है कहां से ली गई है। स्पोर्ट दैट wrinkled hair dries and laughter holding both his sides। बहुत ही अच्छी लाइन है, और इसमें आपको बताना है फिगर ऑफ स्पीच कौन है, कौन सी है लास्ट वाली लाइन में।
और लाइंस किस वर्क से ली गई हैं? ये लाइन भी बतानी है कहां से ली गई है। अच्छी लाइन है। अलास व्हाट बूट्स, बूट्स होता है प्रॉफिट, इट विद इंसिजेंट होता है कांस्टेंट केयर टू टेंड द होमली slighted shepherds trade। ये 20 क्वेश्चन है आपके सामने, 20 बताना है कहां से ली गई लाइन। जी हाँ, पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है और लाइन ली गई है ये याद रखना एल एलेग्रो से। जोयफुल मैन जिसका अर्थ है, ठीक है। तो और से तो 20 जो लाइन है कि अलास दुख की बात है, क्या फायदा है कि हम केयर करते रहें लगातार, इंसिडेंट होता है केयर करते रहें, और बूट का मतलब होता है प्रॉफिट करते, प्रॉफिट के लिए। टू टेंड द होमली स्लाइटेड शेफर्ड्स टेल ट्रेड, शेफर्ड्स ट्रेड का मतलब होता है प्रैक्टिसिंग ऑफ पोएटिक या पोएट्री, पोएट्री की प्रैक्टिस करना, वो होता है शेफर्ड्स ट्रेड। क्या फायदा है ऐसी चीज का। यहाँ पर ये लाइंस कहाँ से ली गई हैं, बहुत ही अच्छी लाइन है 20। जी हाँ, उमर जी का आंसर सही है, लिसिडास से लाइन जो है ली गई है। ये लाइन कौन बोलता है मिल्टन के बारे में, मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट के बारे में। मिल्टन वाज द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग ऑफ इट। जी हाँ, लिसिडास है, सही है। ये बताना है मिल्टन वाज डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग ऑफ इट, ये लाइन इनके बारे में कौन बोलता है। बुक्स कितनी थी पैराडाइज रिगेन्ड में? कितनी बुक थी? फिरोज जी वेरी गुड इवनिंग। जी हाँ, विलियम ब्लैक ये लाइन लिखते हैं इनके बारे में, विलियम ब्लैक। ये सभी का आंसर सही है। कितनी बुक थी इसमें ये भी बता दीजिएगा। सिक्स, 4 बुक थी, 4, ठीक है, 4 किताबें थी इसमें। पैराडाइज लोस्ट में 12 थी, इसमें 4 थी।
ये लाइन भी बतानी है कहाँ से ली है, इनके किस वर्क में ये लाइन है। अच्छी लाइनें हैं। माई हेस्टिंग डेज फ्लाई ऑन विद फुल कैरियर। बट माई लेट स्प्रिंग नो बड और ब्लूसम। लाइन्स हैं, इसमें ये बोल रहे हैं कि जो मेरे तेजी से दिन हैं जो गुजरते जा रहे हैं, लेकिन कोई भी अभी तक कोई भी कली जो है वो नहीं खिली है किसी भी तरह की। तो ये लाइन बहुत ही अच्छी थी इनकी, और ये एक सोनेट थी जहाँ से इन्होंने ये लाइन ली थी। तो ये लाइन जो इन्होंने बताई हैं ये एक सोनेट में बताई हैं, और सोनेट का नाम है जब ये 23 साल के हुए थे, मतलब 23 साल की उम्र में चिंतित होने लगे थे कि मेरा समय बहुत तेज़ी से गुजरता जा रहा है लेकिन मैंने अभी तक कुछ भी अचीव नहीं किया। तो ये लाइंस जो हैं ये एक सोनेट का नाम है इनका, हाउ सून, याद रखना है टाइम। इस तरीके से सोनेट का नाम था, बहुत ही अच्छी ये लाइन है, और ये मैं एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ ऑलरेडी। फुल पोएम पूरी की पूरी पोएम में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मिल्टन का एक वर्ड था कॉमस, हम सभी को पता है। कॉमस में मिल्टन किस रूप में प्रेजेंट थे, कौन सा कैरेक्टर था कॉमस में, विच कैरेक्टर वाज मिल्टन। जी हाँ बिल्कुल, कॉमस के बारे में हम बात कर रहे हैं। एक कैरेक्टर था इसमें, ALICE, एलिस, ठीक है, अलाइस या एलिस। तो ये कैरेक्टर जो था ना मिल्टन से रिजेंबल था, काफी मिल्टन से जुड़ा हुआ था। कोई सा कैरेक्टर अगर पूछने लगे, और इनके बारे में ये बात कौन बोलता है, हिज पर्सनैलिटी, इनकी पर्सनैलिटी के बारे में बोलता है। इज इंटेंस एंड सेल्फ सेंटर्ड। जो उनकी पर्सनैलिटी इंटेंस एंड सेल्फ सेंटर, ये किसका कमेंट था, ये कमेंट था लेगोइस का। चलिए 25 जी सही आंसर दे रहे हैं आप सभी। ये लाइन कौन बोलता है मिल्टन के बारे में, जॉन मिल्टन। इज इन एवरी लाइन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। ये लाइंस इनके बारे में बोलने वाला कौन है, और ये बोलते हैं इनके बारे में एस.टी. कॉलरिज। जी बिल्कुल सही है आंसर।
और ये लाइन कहां से ली गई है? इनन्यूमरेबल डिस्टर्बेंस ऑन अर्थ थ्रू female snares and straight conjunction with this sex. जी 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 जी, नीरज जी ने भी सभी ने आंसर सही दिया। जी नहीं, जॉनसन नहीं है नीरज जी, कॉलरेज है। और आपको बताना है ये लाइन कहाँ से ली गई, मिल्टन ने कहाँ पर ये लाइन बोलते हैं, किस वर्क में बोलते हैं? इनन्यूमरेबल डिस्टरबेंस जो है अर्थ में क्रिएट होता है, किसके द्वारा? फीमेल्स के द्वारा। उनके बेसनेयर्स करती हैं, इंट्रैप्ट करती हैं, वो लोगों को प्रलोभन देती हैं, स्ट्रेट कंजक्शन विद दिस सेक्स, और इस लिंक के प्रति एक कंजक्शन क्रिएट किया जाता है, एक मेल और फीमेल का कंजक्शन क्रिएट होता है। तो ये लाइंस कहाँ पर बोलते हैं? हमें सभी को पता है इनकी जो मैरिड लाइफ थी वो अच्छी नहीं थी, और पर्सनल हमें कहीं ना कहीं हर जगह मिलती है, यानी पर्सनल जो एलिमेंट्स जो थे इनके वर्क में हमें हर जगह मिलते हैं। तो ये लाइंस कहाँ से ली गई हैं? और ये लाइन ली गई है पैराडाइज लॉस्ट। ठीक है, जिसका सही आंसर है, बहुत ही अच्छा आंसर दिया आपने। ये लाइंस बतानी है आपको कहां से ली गई। अबोव माई ईयर्स। जी हाँ, 27 पैराडाइज लॉस्ट है। अबोव माई ईयर्स द लॉ ऑफ गॉड आई रीड। ये लाइन कहाँ पर मिलती है हमें? मेरी उम्र से पहले ही मैंने जो भगवान के नियम थे वो मैंने पढ़े। ये लाइन्स कहाँ से ली हैं? सभी इंपॉर्टेंट लाइन है। आपको ज़्यादातर यूट्यूब चैनल्स पर वही रट रटाई पुरानी चीज़ें मिलती रहती हैं, लेकिन यहाँ पर आपको नई नई चीज़ें देखने को मिलती हैं। शारिक सलमानी। चलिए, हो गया, इतना तो बहुत है। लाइंस उमर जी, पैराडाइज रिगेन। जी हाँ, पैराडाइज रिगेन। ये लाइंस जो है पैराडाइज रिगेन में करेक्ट है आपका आंसर। ये लाइंस भी बतानी है आपको। जस्ट आर द ways of God and justifiable to man। ये लाइन्स कहाँ से लिए? ये लाइन जो ली हैं सैमसन से ली हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29। आप जब भी आंसर दें, क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन लिखें और उसका आंसर दें।
देखिए कॉमस जो वर्क था हमें पता है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका अर्थ है रेवल, आनंद लेना, मजे करना। 1634 में ही आया था कॉमस और ये रिक्वेस्ट की थी हेनरी लव्स ने, जो म्यूजिक को जो एक म्यूजिशियन थे जो, और उन्होंने वो रिक्वेस्ट की थी कि जो काउंटेस ऑफ डर्बी है वो उनके लिए कुछ एक अम्यूजमेंट क्रिएट करें। तो इसीलिए उन्होंने एक ओड लिखा था, ये कॉमस लिखा था। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, 3 बच्चों के बारे में बात हो रही थी यहाँ पर इस वर्क में। अब आपको बताना है उन बच्चों का नाम, 3 चिल्ड्रन ऑफ ब्रिजवाटर, 3 चिल्ड्रन ऑफ ब्रिजवाटर, उनके बच्चों का क्या नाम था? उनके तीनों जो बच्चों का नाम था वो मैं लिख देता हूं। लॉर्ड ब्रैकले, थॉमस एजर्टन, लेडी एलाइस एजर्टन। देखिए ये लाइंस कौन लिखते हैं जॉन मिल्टन के बारे में? इट हैज बिकम इन ब्रिटेन एंड अमेरिका द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। ये एक वर्क था इनका एरियोपेजिटी का, उसके बारे में ये लाइंस बोलते हैं। ये लाइंस किसके द्वारा बोली गई हैं? रिक्वेस्ट पर, प्रियंका जी ये रिक्वेस्ट पर लिखा गया था हेनरी लेविस के द्वारा, LAWES, ठीक है, जो एक म्यूजिशियन थे, ठीक है, म्यूजिशियन थे जो एक म्यूजिक परफॉर्म करते थे, जो म्यूजिक को वो थे, उनकी रिक्वेस्ट पर वो लिखा गया था। और ये बोला गया था क्रेग के द्वारा, हार्डिन क्रेग ने इनके बारे में, इस वर्क के बारे में ये बात बोली है। ये लाइन भी बताना है किसने इनके बारे में बोली है। इट इज नॉट किंग बट मिल्टन, लिसिडास के बारे में बोल रहे हैं। who should be shot in them। ये लाइन जो बोली थी लिसिडास के बारे में, लेगोएस एंड कैजामियन, ये लाइन बोलते हैं, लिखते हैं ये लाइन। सैमसन में एक कैरेक्टर था जिसका नाम, जो रेसलर था, उसका नाम क्या था?
उसका नाम था जिसने टॉन्ट किया, कसा था इस पर, उसकी पावरलेसनेस पर, कैप्टिविटी पर, वो थे। उस कैरेक्टर का नाम है हराफा। थर्टी फोर, पैराडाइज रिगेन के बारे में बात कर रहे हैं। पैराडाइज रिगेन की जो थीम थी वो कहां से ली? वो मिल्टन ने कहां से ली थी? जो पैराडाइज रिगेन की थीम, याद रखना ये एग्जाम में भी क्वेश्चन पहले भी आया है, फोर्थ चैप्टर ऑफ सेंट ल्यूक गॉस्पेल, ये सोर्स था उसकी थीम का। इनका कौन सा वर्क बुक ऑफ जज, बुक ऑफ जज से कौन सा वर्क लिया गया है? बुक ऑफ जज से इनका कौन सा वर्क लिया गया है? और वो वर्क था इनका सैमसन, सैमसन एगोनिस्ट, ये वर्क था जो बुक ऑफ जज से लिया। ये बतानी है लाइन कहां से ली गई है। आई वाज नर्सलिंग वंस एंड चॉइस डिलाइट। ये लाइन बतानी है, ये लाइन कहां से ली गई है। नोट्स में ऑलरेडी दिया हुआ था सब कुछ, पूरी लाइन में बोल देता हूं। His destiny from the womb, he led me on the mightiest deed above the nerve of mortal arms against the uncircumscribed or enemies. 36. ये भी लाइन जो है सैमसन से ली है। देखिए जिस तरीके से बेन जॉनसन और विलियम शेक्सपियर कंप्लीट एंटीथेसिस थे एक दूसरे के लिए, इसी तरह मिल्टन के लिए भी उनकी एज में एक राइटर थे जो कंप्लीट एंटीथेसिस थे इनके लिए, और उनका नाम था जर्मी टेलर। ठीक है, ये एक एंटीथेसिस थे इनके। चलिए और भी पूछते हैं आपसे।
ये लाइन्स बतानी है आपको कहां से ली गई हैं। इन वेन विद cymbals ring, they call the grizzly king in dismal dance about the furnaces blue। ये लाइन कहां से ली है? ये लाइन जो है ली गई है नेटिविटी ओड से। इंपॉर्टेंट लाइन थी उसकी। एक अटेंडेंट स्पिरिट, अटेंडेंट स्पिरिट इन कॉमर्स, उसका नाम बताना है। अटेंडेंट स्पिरिट जो थी कॉमर्स में, जी नहीं, ये नेटिविटी ओड से लिया था, ठीक है 38। और अटेंडेंट स्पिरिट के बारे में बात करें तो ये सैब्रीना। लिसिडास में लाइंस कितनी थी? लाइंस कितनी थी? उसमें लगभग 20 लाइन्स थे। जी हाँ, इसमें लाइन्स जो थी लगभग 200 थी और 20 लाइन्स थे। उन्होंने इटली में कितना समय स्पेंड किया था? हाउ मैनी मंथ स्पेंड किए थे उन्होंने? इसे चेक कर लेंगे, गूगल पे चेक कर लेना इसे। इटली में इन्होंने लगभग 16 महीने 193, चलिए 193 होगा, तो आप एक बार चेक कर लेना इसे, हो सकता है मिसप्रिंट हो रहा हो। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रख लेना इन्हें। बट ओ एज टू embrace me, she inclined, I waked, she fled away, she fled, and day brought back my night।
ये लाइन कहाँ से ली है? 42। जी हाँ, 16 मंथ। और ये लाइन जो है ना उनकी एक तो ये लास्ट सोनेट थी, ये बात ध्यान रखना, इनकी लास्ट सोनेट थी 23। और ये लाइन जो है इन्होंने ली हैं मीथॉट, इनका बहुत ही फेमस वर्क था जो उन्होंने जो अपनी सबसे जिससे प्यार करते सबसे ज्यादा उसके ऊपर ये लिखा था, अपनी पत्नी की मृत्यु के ऊपर, आई सा माई लेट एक्सपाउसेंट, ठीक है, इससे लिया था ये 43 हेल वेडेड लव। ये लाइंस बतानी है आपको कहां से ली हैं। फोर ये लाइन भी बतानी है। अलास व्हाट कैन दे टीच एंड नॉट मिसलीड। जी हाँ, 42 मिथॉट और 43 भी बताना है। सभी का आंसर सही है। ये आंसर 43 का आंसर बताइए, 44 का आंसर बताइए। इसका जो करेक्ट आंसर है पैराडाइज लॉस्ट, करेक्ट आंसर है, ठीक है। और इसका आंसर है पैराडाइज रिगेन्ड। फोर्टी फाइव ये लाइन बतानी है कहां से ली है। एट डिस्टेंस I forgive the go with that। ये लास्ट क्वेश्चन है। 45 हमने लगभग यहाँ पर डिस्कस किए हैं। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सैमसन। सैमसन एगोनिस्ट से एलायंस जो है ये ली गई है। चलिए, आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। क्लासेस में एडमिशन अभी भी स्टार्ट हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। 22 जुलाई वाला जो बैच है, ठीक है, आप जल्दी से ज्वाइन कीजिए। नीचे नंबर भी दिया हुआ व्हाट्सएप नंबर, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, जल्दी से जल्दी आप सभी ज्वाइन करें। ये मेरा इंट्रो है, आप सभी देख सकते हैं। आप सभी उस व्यक्ति के अंडर गाइडेंस हैं जो कि सिलेक्टेड हो चुका है पहले अच्छी रैंक से। तो आप सभी ज्वाइन करें क्लास को। बहुत ही मिनिमम फीस रखी गई है और मैक्सिमम रिजल्ट देने का प्रयास किया जाएगा और आप सभी का सिलेक्शन कराने की कोशिश की जाएगी। तो आप सभी ज्वाइन करें। और जो भी नए व्यूअर्स हैं जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो इसी तरीके से हमने जॉन मिल्टन भी कंप्लीट कर दिया, इसी तरीके से हमने चारों राइटर्स कंप्लीट कर दिए हैं। तो इसी तरीके से राइटर्स रिवीजन होता रहेगा। इसके बाद अब हम विलियम शेक्सपियर को रिवाइज करेंगे स्टार्टिंग से, ठीक है। आई होप सेशन आपने एंजॉय किया होगा। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर किया करें वीडियो को। और जो भी नए व्यूअर्स रहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। और साथ में आप टेलीग्राम चैनल को जरूर फॉलो करें। आप टेलीग्राम को फॉलो नहीं करते, हाँ, ग्रामर भी जरूर प्रैक्टिस कराऊंगा। टीजीटी पीजीटी के नोट्स भी अगर चाहिए, क्लास नहीं लेना चाहते हैं तो नोट्स भी अवेलेबल हैं बहुत ही कम फीस पर। सामने आपके स्क्रीन पर फीस भी दी हुई है।
टेलीग्राम को जरूर फॉलो करें आप सभी, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहती है। चलिए ठीक है, बाय, गुड नाइट, गुड बाय।